गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की क्लास में आज हम बात करेंगे अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में। अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है, किसे कहते हैं अध्यारोपण सिद्धांत, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पिछली क्लासों में मैंने आपको समझाया है कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम के नियम के बाद हमने समझा कि कूलाम का सदिश निरूपण किस प्रकार किया जाता है। कल हमने सदिश निरूपण के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में। देखिए, दो आवेशों के मध्य, मान के चलिए दो आवेश आपके पास हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2। तो इन दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान हम कूलाम नियम से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात कर लेते हैं? कूलाम नियम से इन दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन अगर आवेशों का समूह हो, अर्थात इधर एक Q3 हो, इधर Q4 हो, इधर Q5 हो, Q6 हो, और ये सब इस पर बल लगाएं, किस पर? Q1 पर बल लगाएं, तो अब हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसका मान कैसे ज्ञात किया जाए? किसका? इस Q1 पर लगने वाले परिणामी बल का मान कैसे ज्ञात किया जाए? तो इस Q1 पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात करने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ता है? अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग करना पड़ता है। अब अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, अगर इसकी बात हम करें तो देखिए, अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि आवेशों के समूह के कारण, आवेशों के समूह के कारण लगने वाले बल का परिणामी मान सभी बलों, सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, के बराबर होता है। क्या कह रहा है कि किसी एक आवेश पर आवेशों के समूह के कारण लगने वाले जो बल का परिणामी मान होता है वो सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, सभी का वेक्टर फॉर्मेट हमें लेना है, प्लस डॉट डॉट प्लस Fn सदिश योग के बराबर होता है। इसे अच्छे से समझने के लिए हम n आवेशों का एक समूह लेते हैं आपके पास, जिसे हम 3D कोऑर्डिनेट्स में इस तरह से जमाते हैं। ये आपके पास y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु से R1 दूरी पर है Q1 आवेश, यहाँ से R2 दूरी पर है Q2 आवेश, और R3 दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार Qn आवेश Rn दूरी पर स्थित है। इन आवेशों के कारण यहाँ से R0 दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर हम बल ज्ञात करना चाहते हैं। क्या करें? आवेशों के समूह Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn के कारण
परीक्षण आवेश Q0 पर हम परिणामी बल का मान ज्ञात करना चाहते हैं जिनकी मूल बिंदु से दूरी क्रमशः R1 R2 R3 डॉट डॉट कितनी है, Rn है। अब अगर Q1 के लिए देखें तो Q1 के कारण यहाँ पर लगने वाला फोर्स हो गया F01। किस पर? Q1 के कारण Q0 पे लगने वाला फोर्स है F01 और Q1 के सापेक्ष Q0 का स्थिति सदिश है R01। इसी प्रकार Q2 के कारण, किसके कारण? Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल हो गया F02 और Q2 के सापेक्ष Q0 का स्थिति सदिश हो गया R02। अगर इसी क्रम में आगे जाएं तो Q3 के कारण लगने वाला फोर्स हो जाएगा F03 और स्थिति सदिश हो जाएगा R03। इसी प्रकार Qn के कारण अगर हम देखें तो Qn के कारण फोर्स लगेगा F0n, स्थिति सदिश हो जाएगा R0n। ये सारे फोर्स किस पर लग रहे हैं? Q0 पर लगे हुए हैं। क्या लिख रहे हैं हम जरा देखें बेटा स्टूडेंट्स, क्या बोले हैं? आवेशों के समूह माना n आवेशों के समूह जिसमें Q1 डॉट Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश मूल बिंदु O से क्रमशः है R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn दूरियों पर स्थित हैं। इन आवेशों के कारण Q0 आवेश पर लगने वाले बल F01 F02 डॉट डॉट F0n है तथा Q0 का स्थिति सदिश R01 R02 डॉट डॉट R0n है। जो हमने डायग्राम में समझाया वो हमने लिखा। क्या लिख रहे हैं देखो कि n आवेशों का एक समूह है जिसमें Q1 Q2 Q3 Qn आपके पास आवेश हैं जो मूल बिंदु से R1 R2 R3 Rn दूरी पर स्थित हैं। इनके कारण Q0 आवेश पर F01 F02 F03 F0n बल लगते हैं तथा Q0 का स्थिति सदिश क्रमशः R01 R02 R0n है। सो हम क्या लिख सकते हैं कि Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल, क्या कह रहे हैं? Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल होगा F01। कूलाम के नियम से इसका मान मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R01 वेक्टर का होल स्क्वायर R01 कैप।
इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहां R01 कैप क्या है, Q1 के कारण Q0 पर लगने वाले बल की दिशा का एकांक सदिश है। जिस तरह Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल ज्ञात किया गया है, उसी प्रकार हम ज्ञात करें Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल। Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल F02 वेक्टर बराबर क्या होगा, कूलम के नियम से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2, दो आवेश हो गए Q0 और Q2 अपॉन स्थिति सदिश कितना हो गया उनका, R02 वेक्टर का होल स्क्वायर, R02 कैप इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर R02 कैप का मान पूछे तो क्या लिखेंगे, इसी की तरह लिख देंगे कि Q2 के कारण Q0 पर लगने वाले बल की दिशा का एकांक सदिश है। इसी प्रकार हम आगे बात करें तो Q3 के कारण Q0 पर लगने वाला बल क्या मिलेगा, F03, यही लिखा हुआ है, ये लिख रहा है F03 बराबर कूलम नियम से क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 अपॉन R03 वेक्टर का होल स्क्वायर, R03 का कैप इक्वेशन नंबर थर्ड। जिस तरह Q1 के कारण ज्ञात किया, Q2 के कारण ज्ञात किया, Q3 के कारण ज्ञात किया है, इसी तरह हम आगे ज्ञात कर सकते हैं किसके कारण, Qn के कारण। क्या लिखेंगे, Qn के कारण Q0 पर लगने वाला बल, Qn के कारण Q0 पर लगने वाला बल F0n वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन R0n वेक्टर का होल स्क्वायर, R0n कैप इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं Q0 पर परिणामी बल ज्ञात करना चाहूँ, Q0 पर परिणामी बल, Q0 पर लगने वाला परिणामी बल किससे, अध्यारोपण सिद्धांत से। तो क्या सिखाया अध्यारोपण सिद्धांत से, लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, अर्थात F बराबर होगा F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर डॉट डॉट प्लस F0n वेक्टर। इसे कह दिया समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 5 में 1, 2,
3 और 4 से मान रख देते हैं। क्या करना है आपको? अब फिर से देखें, समीकरण 5 में 1, 2, 3 व 4 से मान रखने पर क्या होगा? देखिए, मान f वेक्टर बराबर f01 का मान, ये लिखा हुआ f01 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R01 वेक्टर का होल स्क्वायर R01 कैप। मान हो गया किसका? F01 का। देख लिया। आगे देखें, अब मान लिखें F02 का, किस में से? समीकरण 2 में से। क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R02 वेक्टर का होल स्क्वायर R02 कैप प्लस, अब मान लिखें F03 का, किससे? समीकरण 3 से। क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 अपॉन R03 वेक्टर का होल स्क्वायर R03 कैप प्लस, अगर इसी क्रम में आगे बढ़ें तो हम मान लिख सकते हैं किसका है? F0n का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन R0n वेक्टर का होल स्क्वायर R0n कैप। अब इतनी सारी वैल्यूज हैं, इतने सारे मान हैं, सबको अलग अलग जोड़ें तो n वैल्यू, n नेचुरल संख्याएं 0 से 1 से लेके और अनंत तक होती हैं। कहाँ तक जोड़ेंगे? इसलिए हम इन्हें जोड़ने के लिए एक छोटा सा फंक्शन यूज कर लेते हैं। क्या यूज करेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या कॉमन है। देखिए, सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 सब में कॉमन है, तो Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दिया। अब क्या रह गया अंदर? यहाँ से रह गया Q1 अपॉन R01 वेक्टर का होल स्क्वायर R01 कैप। देखो, Q0 बाहर चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर चला गया, तो यहाँ से रह गया Q1, नीचे रह गया R01 का होल स्क्वायर R01 का कैप प्लस, इसी प्रकार इसमें से देखें क्या करेंगे। देखो, ये तो बाहर चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q0 में तो शेष क्या रह गया? Q2 अपॉन R02 वेक्टर का होल स्क्वायर R02 कैप प्लस, यहाँ से Q3 अपॉन R03 वेक्टर का होल स्क्वायर R03 कैप डॉट डॉट प्लस Qn अपॉन R0n वेक्टर का होल स्क्वायर R0n कैप। ब्रैकेट बंद कर दें, इसे एज इट इज लिखो। F बराबर क्या लिखेंगे हम जरा देखें इसमें, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखें तो ये सब जुड़ रहे हैं, जुड़ने के लिए हम यूज करते हैं सिग्मा को। ये सिंबल किसका है? योग का है। इससे पता चल रहा है कि हम संख्याओं को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। कहाँ किन संख्याओं को? नेचुरल संख्याओं को जोड़ रहे हैं, जहाँ n हमें लेना है और i बराबर 1। दोनों का अर्थ देखें, n का मतलब होता है नेचुरल संख्याएं, या n यहाँ कितनी संख्याएं उपस्थित हैं? 10, 20, 50, 100, 200, 300, 15, 20, 100।
i बराबर 1, i होता है इंटीजर नंबर, ये 1 से शुरू करना है। इंटीजर नंबर माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होते हैं, लेकिन हमें कहाँ से शुरू करना है? 1 से शुरू करना है। तो हम क्या लिखेंगे? क्यों आई का मतलब मैं बता चुका हूँ, अब 1 2 3 4 5 अपॉन r0i वेक्टर का होल स्क्वायर r0i कैप। इस सूत्र के माध्यम से आवेशों के समूह के कारण लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसे अध्यारोपण सिद्धांत भी कहते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, हम इसे यहाँ बल के रूप में पढ़ रहे हैं। अध्यारोपण सिद्धांत को आगे के चैप्टरों में विद्युत क्षेत्र के रूप में पढ़ा जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे तो वहाँ भी हमें अध्यारोपण सिद्धांत काम में लेना है। 12th क्लास के काफ़ी चैप्टर ऐसे हैं जिनमें अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग करना होता है। तो सबसे पहले अध्यारोपण सिद्धांत में इसका अर्थ क्या है वो आप समझेंगे। सीधा सा अर्थ है इसका कि आवेशों के कारण जो कुछ भी उत्पन्न होता है उन सभी का सदिश योग परिणामी मान के बराबर होता है। सदिश योग परिणामी मान के बराबर होना ही क्या कहलाता है? अध्यारोपण सिद्धांत कहलाता है। और उसी सिद्धांत के आधार पर हमने Q0 आवेश पर n आवेशों के द्वारा लगने वाले परिणामी बल का सूत्र व्युत्पत्ति किया है, वो ये रहा। यहाँ से अगर पूछा जाए भाई क्वेश्चन कैसे बनता है, फिजिक्स में एक सबसे बड़ी समस्या होती है एग्जाम में। नोट्स बना लेते हैं लेकिन समस्या होती है कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। एग्जाम में किस तरह से इस टॉपिक में से, इस बिंदु में से क्वेश्चन आएगा। तो या तो वो आपसे सीधा लिख के दे कि अध्यारोपण सिद्धांत को समझाइए, या हमारे पास यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये लिखेगा कि किसी एक आवेश पर आवेशों के समूह के कारण उत्पन्न होने वाले बल के सूत्र का व्यंजन उत्पन्न कीजिए। तो व्यंजन उत्पन्न करने के लिए आपको ये पूरी प्रक्रिया यूज करनी होगी। ये हो गया किसके बारे में? अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में। लेकिन यदि वहाँ आवेश आपके 2 या 3 आवेश उपस्थित हैं, n आवेश न होकर 2 से 3 आवेश अगर उपस्थित हैं, तो हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं चतुर्भुज नियम। उस चतुर्भुज नियम के आधार पर भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम देखते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन देंगे हम देखें। देखिए, हम बात करेंगे उसमें कि चतुर्भुज नियम का उपयोग किस तरह कर सकते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। देखिए, तो क्वेश्चन हम लिखें, क्या क्वेश्चन लिख रहे हैं देखिए कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर क्यों आवेश रखा गया है। तो एक शीर्ष पर अन्य शीर्षों के द्वारा, एक शीर्ष पर अन्य 2 शीर्षों के द्वारा लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन दिया, जरा देखिए आप यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कि एक समबाहु त्रिभुज है ए भुजा का, जिसके शीर्षों पर क्यों आवेश रखा गया है। किसी एक शीर्ष पर अन्य 2 शीर्षों के द्वारा लगने वाले परिणामी बल का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए।
तो आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज आपको दिया गया। ए बी सी, ये आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजा आपको दी गई है ए। इन शीर्षों पर आवेश रखा गया है क्यों, बी पर भी क्यों रखा गया है और सी पर भी क्या रखा गया है, क्यों आवेश रखा गया है। तो वो जानना चाहता है ए पर बी के कारण और सी के कारण लगने वाले परिणामी बल का मान। तो सबसे पहले हम ज्ञात करें कि बी के कारण ए पर कितना बल लगता है। बी के आवेश के कारण बिंदु ए पर लगने वाला बल आपको प्राप्त होगा एफ ए बी बराबर बी के कारण ए पर क्या लिखेंगे जरा देखें, के हम पढ़ के आए हैं कूलाम नियम में कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के Q1 के स्थान पर कौन है, Q, और Q2 के स्थान पर भी कौन सा हो गया हमारे पास में, Q हो गया। अर्थात हम इसे क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर अपॉन आर के स्थान पर कौन है, ए, तो हो गया के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जिस तरह बी के कारण ए पर देखा है ऐसे ही सी के कारण किस पर देखे, ए पर। तो सी के कारण, सी के आवेश के कारण ए पर लगने वाला बल क्या मिलेगा, एफ ए सी बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब परिणामी बल का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि ई के कारण लगने वाले फोर्स ए बी और सी के कारण लगने वाले फोर्स ए सी के मध्य 60 डिग्री का कोण तैयार होता है। किस किस के मध्य, एफ ए बी व एफ ए सी के मध्य 60 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण यहाँ पे तैयार होता है। तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा। तो अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण भी कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण कौन होते हैं, एक समान होते हैं। इसलिए एफ ए बी और एफ ए सी के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए परिणामी बल का मान किससे ज्ञात करेंगे, चतुर्भुज नियम से। चतुर्भुज नियम से ज्ञात करते हैं। क्या है चतुर्भुज नियम, देखिए, F बराबर अंडररूट ऑफ एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस टू एफ ए बी एफ ए सी कॉस थीटा। यही सूत्र होता है हमारा चतुर्भुज नियम, F बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। मान आपके पास लिखे हुए हैं, एफ ए बी का मान समीकरण 1 में लिखा हुआ है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एफ ए सी का मान भी लिखा हुआ है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2
के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एफ ए बी का मान, ऐसे एफ ए सी का मान इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस 60। फिर से देखें तो एफ बराबर क्या मिलेगा, जरा देखिए हम बेटा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या शेष रह गया, के क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर कितने हो गए 3, तो क्या लिख सकते हैं एफ बराबर 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से अंडरूट क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो बचा क्या, एफ बराबर 3 अंडरूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये मान हमें मिलेगा एफ ए का, अर्थात बिंदु ए पर परिणामी बल का मान हमें प्राप्त हो जाता है। कितना प्राप्त होता है, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मान हमें प्राप्त होगा। इस तरह हम जिस तरह ए पर हमने मान ज्ञात किया है, इसी प्रकार बी पर और इसी प्रकार किस पर ज्ञात कर सकते हैं, सी पर हम मान ज्ञात कर सकते हैं, जो हमें यही प्राप्त होगा क्योंकि तीनों शीर्षों पर आवेश एक समान है, क्यू क्यू और क्यू। तीनों शीर्षों पर बनने वाले कोण भी कैसे होंगे, एक समान, क्योंकि त्रिभुज कैसा लिया गया है, समबाहु त्रिभुज हमने काम में लिया है। तो इस तरह हम चतुर्भुज नियम के द्वारा 3 या 4 आवेशों की उपस्थिति पर क्या ज्ञात कर सकते हैं, परिणामी बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि इससे ज़्यादा आवेश हैं तो हमें अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग करना पड़ता है। अधिकतर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, अंकीय क्वेश्चनों में इनसे संबंधित मान हम चतुर्भुज नियम के द्वारा ही ज्ञात करते हैं। इससे रिलेटिव और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार के बन सकते हैं, उनके बारे में बात हम कल करेंगे कि हम और कौन कौन से क्वेश्चन अध्यारोपण सिद्धांत से, कूलाम के नियम से, सदिश नियम से हल कर सकते हैं। उनसे संबंधित क्वेश्चंस हम बात करेंगे कल कि किस तरह से सदिश नियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से कूलाम के नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार अध्यारोपण सिद्धांत में से अंकिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में लगभग 12 नंबर के अंकिक क्वेश्चन भी आपको प्राप्त होंगे, तो कल हम इन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे।